आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल आपका अज़ीज़ सलाम पर आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। कश्मीर एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने आज श्रीनगर के कई इलाकों में छापेमारी की है और ये छापे शहर के दातर खां, बाटमालू और मंदिर बाग इलाकों में किए गए हैं। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक इस कार्रवाई में एनआईए टीम के अलावा सीआरपीएफ और मकामी पुलिस के एहलकार भी शामिल थे। ये छापे उन ताजिरों के रिहायशी मकानों पर मारे गए हैं जो सरहदी तिजारत से वाबस्ता है। तलाशियों का सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा। ख्याल ये रही कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान एनआईए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुश्तबा सरगर्मियों की बिना पर कई ताजिरों और अनैतिकी पसंद लीडरान को गिरफ्तार किया है। अब ऐसे में ये जो छापेमारी की गई है उसमें कई बड़े लोगों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये कार्रवाई की गई है कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने आज ये कार्रवाई की है। श्रीनगर के कई इलाकों में छापेमारी की है और ये छापे शहर के दांतरखाह, बाटमालू और मंदिर बाग इलाकों में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में एनआईए टीम के अलावा सीआरपीएफ और मकामी पुलिस के एहलकार भी शामिल थे और ये छापे उन ताजिरों के रिहायशी मकानों पर मारे गए। ये छापे उन ताजिरों के रिहायशी मकानों पर मारे गए हैं जो सरहदी तजारत से वाबस्ता है। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अब फारूक, आपसे जानना चाहेंगे जो छापामार कार्रवाई की गई है क्या वो अभी भी चल रही है और कितने मकामात पर छापे मारे गए हैं? जी बिल्कुल, ना सिर्फ पूरे कश्मीर घाटी में बिल्कुल लगातार जिस तरीके से अनुच्छेद 370 और 35A हटाया गया और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि एनआईए की ओर से उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर तक के कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा और बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा और अब श्रीनगर में भी कई जगहों पर आज भी छापामारी एनआईए की द्वारा की गई, जिसमें खास तौर पर से जो श्रीनगर का बटमालू इलाका है वहां पे 2 जगह पे छापामारी की गई और जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, इससे पहले भी जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनके घर निवासों के ऊपर छापेमारी की गई और उनकी छानबीन की जा रही है कि जिस तरीके से जो फंडिंग का मामला इससे पहले हुआ था हवाला फंडिंग को लेकर, जिससे उग्रवादी संगठन के कई जो नेता थे वो शामिल थे। उसके बाद एनआईए की जो टीम है उन्होंने उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी और कई बिजनेसमैन भी उस फहरिस्त में शामिल हुए और लगातार वो छापामारी अब तक जारी है। और आज भी श्रीनगर के दांदिरखा इलाके में 2 जगहों पर छापेमारी की गई और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास बरामद किए गए और अब एनआईए उसकी पूछताछ कर रही है। और इससे पहले भी श्रीनगर के जो कुछ टॉप बिजनेसमैन हैं उनके निवासों के साथ साथ जो उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं वहां पे भी छापामारी की गई और कई डॉक्यूमेंट्स उनके भी रिकवर किए गए हैं। फिलहाल ये छापामारी जो है जारी है और आज श्रीनगर को छोड़ के उत्तरी कश्मीर के भी कुछ जगहों पर छापामारी की इत्तला मिली है। हालांकि श्रीनगर में जो इससे पहले 2 दिन पहले छापामारी की गई थी श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में और नवा बाजार इलाके में भी 2 जगहों पर छापे मारे थे और वहां से भी पूछताछ जो है वो जारी है। जी लेकिन फारूक, एक चीज बताएं हमको कि ये कहा जा रहा है कि जो छापेमारी की गई है उसमें जितने भी अलहदगी पसंद हैं उनको भी निशाने पर रखा गया है और साथ ही ऐसे लोग जो कि सरहद पार तिजारत करते हैं, क्या उस मामले को लेकर इनपुट्स हैं कुछ? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटाया गया और उसके बाद ज्यादातर जो उंगलियां उठाई जा रही थी उग्रवादी संगठन और खास तौर पर जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहे थे या फिर जो स्टोन पल्टिंग को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे, तो उसके बाद एनआईए ने जो टीम तश्कील दी वो कब से ये छापामारी कर रहे हैं और कई हमने देखा कि जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें भी कुछ 1-2 बिजनेसमैन हैं जो हिरासत में है अभी और हाल ही में जो सुनवाई हुई थी उनमें उनका नाम भी आया था। तो इस तरीके से जो कुछ नेता भी हैं जिनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जिस तरीके से वो प्रदर्शन में अपने सपोर्ट कर रहे थे प्रदर्शनकारियों को, तो वो भी खबरें आई। उसके बाद एनआईए ने ये छापामारी शुरू की थी और अभी भी आज भी हम देख रहे हैं कि इस सिलसिले में तिहाड़ जेल में भी कुछ लोग जो हैं वो बंद हैं, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से हो या फिर अन्य जो संगठन हैं उससे जुड़े हुए हैं, उनकी छापामारी जो है लगातार जारी है और मजीद इसमें अभी कुछ और इंकशाफ होने की आशंका जताई जा रही है एनआईए की ओर से, क्योंकि श्रीनगर में पिछले 1 सप्ताह से जो छापे चल रहे हैं उससे यही साफ जाहिर होता है जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा भी ये चीजें सामने आई थी कि कई घरों में जो खास तौर से उग्रवादी संगठन है उनके घरों में ऐसे दस्तावेज पकड़े गए जिससे साफ जाहिर होता था कि जो फंडिंग का सिलसिला है वो पाकिस्तान से भी
कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जुड़ा हुआ है। हालांकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी हैं यहाँ पे जो इस फहरिस्त में हैं। हालांकि उनमें से कुछ लोगों को फिर रिहा भी किया गया। जब जांच पड़ताल की गई उनके बाद उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया गया, जब उनका कोई इसमें हाथ नहीं पाया गया। तो ये सिलसिला जो है फिलहाल जारी है और मजीद इसमें सारी चीजें खंगाली जा रही हैं कि ये जो लिंक है कहाँ तक जुड़ा हुआ है और जो तार के हैं क्या वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं या फिर जो फंडिंग यहाँ पे हुआ करती थी वो कहाँ से आती थी, उस बारे में ये छानबीन जो है ये चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए फारूक वानी आपका। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पर तनाजे के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकत जारी है। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है और इस दौरान फौज का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर शहीद हो गए हैं, जबकि कई घर तबाह हो गए हैं। फौज की जानिब से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने राजौरी जिले के केरी सेक्टर में सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की। इस दौरान मोर्टार दागे गए और छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। शहीद जेसीओ की तैनाती एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर की गई थी। सुबह ही गोलाबारी में वो जख्मी हो गए थे। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था और इलाज के दौरान ही जेसीओ ने दम तोड़ दिया। पाकिस्तानी आर्मी की इस हरकत से एलओसी से सटे गांव के लोग भी तबाह हो गए हैं। इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे रमेश बाली हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रमेश, हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ जहां एलएसी पर तनाज़ा चल रहा है तो वहीं पर एलओसी में भी नापाक हरकत जो है पाकिस्तान की जारी है और ये कहा जा रहा है कि सीज़फायर के खिलाफ वर्जी मुसलसल जो की जा रही है उसमें ऑफिसर शहीद हो गए थे और कई घर तबाह हुए हैं। ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है कि इन लोगों का जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं उनकी हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? आपको बता दें कि आज सुबह 4 बजे अचानक पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी शुरू की गई थी वो राजौरी जिले के केरी सेक्टर पड़ता है, तारकुंडी इलाका पड़ता है, यहाँ पे गोलाबारी की गई थी जिसमें जो सेना के एक जेसीओ शहीद हो गए थे जिनकी पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है और वो पंजाब के रहने वाले 14 पंजाब रेजिमेंट के थे। उसके बाद भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है जिसमें जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि पाकिस्तान की 2 पोस्टें तबाह भी हुई है और कुछ सैनिक भी मारे जाने की खबर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो गोलाबारी की जा रही है, चाहे वो पुंछ का इलाका हो, राजौरी का इलाका हो या कठुआ का हो, इस तरह पाकिस्तान की हरकत जारी रहती है और पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी होती रहती है। इसमें जो सीमावर्ती गांव हैं, वहां के लोग हैं, उनमें एक जो काफी डर बना हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी गोलाबारी जो शुरू हो जाती है तो उससे उनका जीवन काफी खतरे में है। और जहां तक जिला इंतजामिया की तरफ से भी जो बैंकर बनाने का निर्माण तो काफी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर जो बैंकर्स का निर्माण नहीं हो पा रहा है। लेकिन इससे लोगों में एक डर है और पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए रमेश बाली, तमाम अपडेट के लिए आपका। उधर बांदीपुरा के गुरेज में भी पाकिस्तान ने सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फायरिंग में बागतूर गुरेज गांव में एक घर पूरी तरह से तबाह हो गया है, जबकि 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से दागे गए मोर्टार सरकारी स्कूल के साथ ही मदरसे पर भी गिरे हैं। इस वजह से स्कूल और मदरसे के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मदरसा हो या स्कूल हो, हर जगह पर मोर्टार दागे जा रहे हैं और जबकि इसके अलावा 3 घर भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज़फायर के खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तानी फायरिंग से बागतूर गुरेज गांव में एक घर पूरी तरह से तबाह हो गया है, जबकि 3 घरों को काफ़ी नुकसान पहुँचने की भी इत्तला है। पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से दागे गए मोर्टार सरकारी स्कूल के साथ ही मदरसे पर गिरे हैं और इस वजह से स्कूल और मदरसे के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा है। तो मुसलसल कोशिश ये की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि दरअंदाजी की जाए और इसीलिए वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है, लेकिन उसकी इन नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है हमारे फौजियों की जानिब से। मगर वो नापाक हरकत करते हुए
मकामी शहरियों को निशाना बना रहा है, मकामी लोगों को निशाना बना रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है, मदरसों को निशाना बना रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर हमारे फौजियों के और हमारे जो बाशिंदे हैं उनके हौसले कम नहीं हैं। वो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। तो सीज़फायर की खिलाफ वर्जी ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार सीज़फायर की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की तरफ से की जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फ़ौज मुसलसल जवाब दे रही है। वो सरहद पर डटी हुई है। मगर पाकिस्तानी फायरिंग से बागतूर गुरेज गांव के घर की अगर बात की जाए तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। घर पूरी तरह से तबाह हो गया है, जबकि 3 घरों को नुकसान पहुंचा है इसमें। और इससे सरकारी स्कूल के साथ साथ मदरसों पर भी जो गोलाबारी की गई है उनको भी नुकसान पहुंचा है। अगली खबर का रुख करते हैं, बडगाम से मिल रही है, जहां पर बीरवाहा इलाके में हिफाजती दस्तों ने लश्कर से वाबस्ता 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। खुफिया इत्तलात के बाद हिफाजती दस्तों ने पीटकोट से लेकर बीरवाहा तक के इलाके का मुहासरा कर तलाशी मुहिम शुरू की है, जिसके नतीजे में 4 मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं। इन चारों की शनाख्त हो गई है। इनमें शकील अहमद और शौकत अहमद पीटकोट, जबकि मकबूल अहमद चटबक्का और एजाज अहमद चरार शरीफ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक चारों ही अफराद दहशतगर्दों को पनाह देने और उन्हें दीगर किस्म की मदद फराहम कराने में मुलव्विस थे। तलाशी के दौरान पुलिस को 24 कारतूस और 5 डेटोनेटर के अलावा दूसरी काबिल एतराज़ चीज़ें भी बरामद हुई हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता का कहना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जेके में ज़मीन की मिल्कियत और रोज़गार और इंडस्ट्रीज़ लगाने की इजाज़त 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हर रियासत को अपने अपने ज़ाब्ते व कानून हैं और इस तरह से वोटिंग अख्तियारियत को लेकर उन्होंने कहा कि फैसले में आखिरी फैसला लेने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वाज़ेह हो कि एक दिन कबल ही सरकार के तर्जुमान रोहित कंसल ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ज़रूरी करार देते हुए कहा था कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। उनके मुताबिक इसके लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के अलावा बड़ी तादाद में वेस्ट पाकिस्तान के पनाहगज़ीन भी आबाद है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद क्या इन लोगों को ज़मीन खरीदने, रोज़गार, इंडस्ट्रीज़ लगाने की भी इजाज़त होगी, इसको लेकर मुतज़ाद राय सामने आ रही है। देखिए, ऐसा है कि जो डोमिसाइल लॉज बने थे उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि वो केवल नागरिकता जम्मू कश्मीर के जो लोग इस चीज़ से वंचित रह गए थे या उनके लिए है, चाहे वो गोरखा समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, उसके अलावा हरियाणा के कुछ लोग हैं या हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ हैं, उनको पीआरसी जो होता था उसकी जगह इसको प्रावधान किया गया है। जहाँ तक ज़मीन खरीदने का सवाल है, ये साफ बात है कि उसके लिए स्टेट रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, उसके लिए एक्ट बनाएगी, तभी उसी आधार पर क्लैरिटी मिलेगी कि कौन लोग ज़मीन खरीद सकते हैं। और हर स्टेट का इस प्रकार का अपना रहता है, चाहे वो हिमाचल हमारी एडजॉइनिंग स्टेट्स हो या दूसरी, वो वहाँ पर 15 साल का बाशिंदा होने के बाद इसी तरह से यहाँ पर जो रूल रेगुलेशंस हैं इंडस्ट्री के लिए कैसे रहेंगे, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो इसको लगता है कि डोमिसाइल के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उसका प्रेरोगेटिव रहता है वो किस चीज़ पर वो करते हैं। हालांकि अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हो गई है, लेकिन स्टेट उसके लिए क्योंकि लगभग 1 साल हुआ है, जब भी मतदाता सूची बनेगी उसके लिए क्या प्रावधान रखा जाएगा, उसी के आधार पर मतदाता सूची में नाम आएंगे। और जो उसमें ये सब जाहिर है, जो पहले लोग यहाँ पर कुछ पार्लियामेंट में इलेक्शन में वोट डालते थे, कुछ असेंबली में डालते थे, उनको अधिकार नहीं था ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ या उसमें असेंबली के आधार पर। अब सभी को करेंगे, लेकिन किस आधार पर करेंगे, इस चीज़ें सामने आएंगी।
जम्मू में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र इंतजामिया ने शहर में दोबारा से लॉकडाउन का फैसला किया है। सबसे खराब हालत पुराने शहर की है, जहां रैपिड टेस्ट के बाद इन इलाकों में मुतासरीन की बड़ी तादाद सामने आई है, जिसके बाद इंतजामिया ने ओल्ड सिटी के 19 इलाकों को रेड जोन करार दिया है। इन इलाकों में जानीपुर गुजर मोहल्ला, जैन बाजार, जोखा मोहल्ला, क्रिश्चियन कॉलोनी, बख्शी नगर, रेशम घर, न्यू प्लॉट, रिहाड़ी, कच्ची छावनी गली, नरियाना, डोगराहाल, कनक मंडी, मल्होत्रा स्ट्रीट और दीगर इलाके शामिल हैं। इन इलाकों की नाकेबंदी कर दी गई है। डीसी सुषमा चौहान ने मुतासरा इलाके के लोगों से घरों में रहने की अपील की है, तो वहीं डीसी ने इंतजामिया की जाने से जारी एडवाइजरी की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। उधर शुमाली कश्मीर के गांदरबल जिले में भी गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। इसके पेश नज़र जिले में लोगों के नकलो हरकत पर पाबंदी लगी हुई है। ये पाबंदियां आइंदा 5 सितंबर तक जारी रहेंगी। पूरे ज़िले में 144 नाफिज हैं। लोगों को खबरदार किया गया है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस इंतजामिया ने कार्रवाई भी की है। इन पाबंदियों से ज़रूरी अशया की तिब्बी सहूलियात को अलग रखा गया है, जबकि ज़िला इंतजामिया की तरफ से लगातार ऐलान करते हुए लोगों को कोविड टेस्ट की तरगीब भी दी जा रही है। इस दौरान के कुछ दुकानदार अनुसार दुकान खुलाते हैं और इस बार पुलिस भी आता है, मतलब ये पालन नहीं करता है इनको भी। गाड़ी वाला निकलता है, मतलब इसमें ये रखवाली करो, तो लोग इसमें करता नहीं। फिर दुकानदार कुछ असर आते वो दुकान खुलाता है, फिर भीड़ भाड़ लगाता है दुकान में। अक्सर देखा जाता है कि हम ऐसे गफलत करते हैं जिसमें हम मास्क नहीं पहनते हैं और अपने हाथ नहीं धोते हैं, और लॉकडाउन में बिना ज़रूरत हम निकलते हैं गाड़ियों में और बाइक मोटरसाइकिलों पे। उससे हमें परहेज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल महफूज रहे। कुछ लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मास्क के बगैर घूम रहे हैं, इकट्ठे भीड़ हो रहे हैं। अब एसएसपी साहब ने बहुत अच्छा सिस्टम उठाया, क्योंकि उसने अब कार्रवाई शुरू किया दुकानदारों पर, लोगों पर। मास्क जो बिना मास्क उस पर जुर्माना किया। हम एसएसपी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। पूरे लोग नहीं मानते हैं इस एडवाइजरी को। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अगर पूरे लोग इस पर अमल करें तो इतना जो केसेस बढ़ रहे हैं इतना केसेस बढ़ेंगे नहीं। इसलिए ये लॉकडाउन का किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इसके खिलाफ जो है जो नहीं मानेगा, अब पिछले 3 महीने से हम करते आ रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम लोगों को भी बता रहे हैं, हम इम्यूनिटी बूस्टर भी देते आए हैं। हम जितने भी यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश की है लोग घरों में रहें या लोगों को ज़्यादा कंटेक्ट्स न रहें। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अगर आप देखेंगे मार्केट में जाके, वहाँ पे कुछ लोग जो है मास्क नहीं पहनते हैं, इसलिए जो है कुछ लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें लोगों से ये अपील है कि आप जो है जो डीसी साहब को क्लियर कट जो एडवाइजरी है, क्लियर कट ये है कि आप जो है फॉलो करते रहें। एक हफ्ते का लॉकडाउन दोबारा इम्पोज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप देखें नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं डे बाई डे, और उसको जब मेडिकल अथॉरिटी से बात करें या जो इस प्रोसेस में जुड़े हैं, सब का यही ऑब्जर्वेशन निकल के आई कि बहुत नेग्लिजेंट तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं। अगर किसी को होम क्वारंटीन कर रहे हैं तो वो घर में नहीं बैठ रहा, वो घूम रहा है मोहल्ले में। हर दूसरी जगह से हमें कंप्लेंट आई। देन इट वाज डिसाइडेड यूनानिमसली कि हम स्ट्रिक्टली इम्पोज करें लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए, और साथ में जो रेड जोन डिक्लेयर की है उन एरियाज़ का स्पेशली जॉइंट टीम्स विज़िट करें और एग्रेसिव टेस्टिंग की जाए, सो दैट जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। कुंजेर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने आज तंगमर्ग सब डिवीज़न के धोबीवान वाक़े कोविड सेंटर का दौरा किया और वहां मौजूद सहूलियात का जायज़ा लिया। बीएमओ ने मुतासरीन की सेहत के मुतालिक जानकारी हासिल की। इस मौके पर जी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुतासरीन को सभी ज़रूरी चीज़ें फराहम की जा रही है और क्वारंटीन में रखे गए मुतासरीन ने इंतज़ामिया से नकलो हरकत के लिए 1 घंटे की मोहलत दिए जाने की मांग की है। उनका मानना है कि माहौल बदलने के लिए उन्हें कम से कम 1 घंटे वर्किंग की इजाज़त दी जाए। जो इधर हो गई 4-5 दिन जी हो गए। जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है, एज पर अगर फैसिलिटी देखी जाए ओवरऑल तो ठीक ही है। मतलब खाने का जहाँ ताल्लुक है, जहाँ तक
बाकी क्वारंटीन सेंटर है, उधर से मतलब प्रोटेस्ट हो रहे थे, बाकी चीज़ हो रही थी। इधर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, चाय वाय सब कुछ मिल रहा है। हमारे स्टाफ मेंबर हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बस सिर्फ सफाई की ध्यान दें। सफाई तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सफाई तो बहुत अच्छी है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कम से कम सफाई, कम से कम सुबह अगर 1 घंटे आएंगे सफाई करेंगे बस वो काफी है 1 दिन के लिए। और हमारी एक रिक्वेस्ट है, कम से कम हमें दिन में 1 बार बाहर निकलने दीजिए, थोड़ा हम वॉक करेंगे। एक ही कमरे में दिन भर ये ठीक नहीं रहेगा हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ सेटिस्फैक्ट्री, हर एक चीज़ चल रहा है। मेरा स्टाफ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बाकी छोटे मोटे मसाइल तो बीच बीच में होते हैं, उनको भी हम कवर करते हैं इंशाल्लाह। इस वक्त सब डिवीजन गुलमर्ग की अगर बात करें, काफ़ी तेज़ी से जो पॉजिटिव केसेस की जो संख्या सामने आ रही है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें किस तरह के जो एहतियात करना चाहिए? ये जो हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ इस वक्त कुछ कदम उठाए हैं, जैसे टेस्टिंग हो रही है, आइसोलेशन है, कोविड केयर हॉस्पिटल्स हैं, क्वारंटीन है, इसमें एक चेन हमें कहीं ना कहीं ब्रेक करनी है, तभी हम इंशाल्लाह आगे इसको ब्रेक कर सकते हैं। खबरें भी और भी है नाजरीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। भद्रवाह में सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अमृत भारद्वाज ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली है। मज़कूरा एएसआई 33वीं बटालियन में पोस्टर थे। खबरों के मुताबिक नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के पूरी करने के बाद अमृत भारद्वाज कोटली वाक़ बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचे। कहा जा रहा है कि 52 साल के एएसआई ने सुबह 7:30 बजे के करीब खुद को गोली मारी है। भद्रवाह एसपी के मुताबिक उन्हें फ़ौरन अस्पताल में पहुँचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। कोविड टेस्ट और पोस्टमार्टम के बाद लाश को सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया। मरहूम एएसआई असम के नौगाम जिले के रहने वाले थे। 7:30 बजे हमें खबर मिली कि एएसआई प्रीतम जो कि 33 बटालियन ए काउंटी में तैनात है यहाँ पर, रात को ड्यूटी से वापस आया तो 7 बजे अपने बैरक में पहुँचा और 7:30 बजे उसने गोली मार दी है अपने आप को। तो इमीडिएटली उसकी डेड बॉडी हमने अस्पताल में शिफ्ट की, जहां डॉक्टर ने उसको ब्रॉड डेड घोषित किया हुआ है। फर्दर इंक्वायरी जारी है। और इस खबर पर मज़ीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे राजा रहबर जमान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजा रहबर, आपसे समझना चाहेंगे कि जो इससे एएसआई ने खुदकुशी की है उसके पीछे क्या वजूहात अभी तक बताई जा रही है, कुछ तफ्तीश में निकलकर सामने आया है? इंशाल्लाह जैसा कि हमने जो है भद्रवाह राज सिंह गोरिया से जब इस मुतालिक बात की तो उनका यही कहना था कि उन्हें एक इन्फॉर्मेशन सुबह 7:30 बजे आई कि सीआरपीएफ जो है 13 बटालियन जो भद्रवाह में लोकेटेड है उनमें जो है एक एएसआई ने अपने आप को गोली मारकर जो है खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी करने की कोशिश की। पहले जो है उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने उनको हॉस्पिटल लिया तो वहाँ जो है डॉक्टर ने उन्हें जो है मरा हुआ जो है वो अनाउंस किया, घोषित किया। तो उसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि क्या वजूहात रही है, किस बिना पर जो है इतना बड़ा स्टेप उठा है, तो 7:30 बजे वो इतनी बड़ी वारदात को जो अंजाम देते हैं और अपनी जान को जो है ले लेते हैं। तो हमने उनसे यही पूछने की कोशिश, उन्होंने यही कहा कि अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो है कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है कि क्यों इन्होंने इतना बड़ा जो है स्टेप उठाया है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए राजा रहबर जमान आपका। तो फिलहाल अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो पाई है कि आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है। अनंतनाग में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मुलाजमीन ने बकाया तनख्वाह के मुतालबे को लेकर पुरजोर एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि गुज़िश्ता 5 माह से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई है। तनख्वाह की अदायगी न होने के सबब मुलाजमीन के लिए घर बार चलाना मुश्किल हो गया है। मुलाजमीन ने इस मामले में एलजी से मुदाखलत की अपील करते हुए जल्द अज जल्द उनके बकायाजात की अदायगी की मांग की। अब हम सरकार से इल्तिजा करते हैं, अगर आप लोगों को आरटीसी चलाना है, वेल एंड गुड, हमें तनख्वाह दे दो। अगर नहीं चलाना है इसको बंद करो। हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी करोड़ों में अरबों में प्रॉपर्टी है, उसको भेजो, हमें पैसे दे दो। मुलाजिम हर वक्त पेश काम किया करते थे और आज भी करते हैं। देखो आज इन मतलब नाजुक हालात में एक जगह से दूसरी जगह राशन सप्लाई
या क्वारंटीन पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह, ये हम काम बखूबी निभाते हैं। तो लेकिन इसके एवज में हमको क्या मिल रहा है कि हम कसम पुरसी की हालत में ये लोग धकेल रहे हैं। वक्त के गवर्नमेंट ने हमसे यही मतलब बेइंसाफी हमसे हो गई। और आज क्या डिमांड है? इस वक्त जो हमारी डिमांड है 4 महीने की तनख्वाह है वो बिल्कुल बंद पड़ी है। मतलब आम आदमी भी समझ सकता है कि हमारे ऊपर क्या गुजरता होगा। शोपिया के केरावा में रहने वाले अब्दुल गनी खान ने हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाया है। सरकार ने CSA सेंटर बनाने के लिए उनकी 2 कनाल ज़मीन इस शर्त पर हासिल की थी कि इस एवज में ज़मीन की कीमत के साथ साथ उनके लवाकिन में से किसी एक को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। अब्दुल गनी का कहना है कि इस वाक़े को 11 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो अब तक उन्हें मुआवजा दिया गया और ना ही किसी को नौकरी दी गई। इस मामले को लेकर वो आला हुकाम तक जा चुके हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई है। उनके बेटे और बेटी का मुतालबा है कि इमारत उनके हवाले की जाए। ये 11-12 साल हो गए, ना हमें मुआवजा मिला है ना हमें नौकरी मिली है। कि हम ये गुजारिश करते हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ। हमें मुआवजे के बदले हमने यहाँ पे बिल्डिंग ले ली है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा मुआवजा भी और नौकरी भी हमें दी जाएगी तो हम यहाँ से कब्जा हटा दिया जाएगा। अगर नहीं देंगे हम यहाँ से कब्जा नहीं छोड़ेंगे। हमें मुआवजे और नौकरी के बदले बिल्डिंग मिल गई। गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको मुआवजा भी देंगे और 4th क्लास मुलाजिम भी देंगे, ना ही मुआवजा मिला। 11 साल का जो इसका मुआवजा था उसके बदले हमको बिल्डिंग मिल गई। कश्मीर की हमज़हद तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से जिन महकमों पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है उनमें एनिमल हस्बेंड्री भी शामिल है। इसके तहत कश्मीर में मुर्गी के चूज़ों का कारोबार काफ़ी फल फूल रहा है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कई पोल्ट्री फार्म इस काम से वाबस्ता है। आपको बता दें कि हैचरिंग के लिए हुकूमत की जानिब से जदीद सहूलियात फराहम की जा रही है। पोल्ट्री के ज़रिए लोगों को दोहरा फ़ायदा हो रहा है। लोगों को कम कीमतों में हैचरी फार्म में तैयार चूज़े फराहम किए जाते हैं। वाज़ह की कश्मीर के ज़्यादातर अवाम नॉन वेज है और इस वजह से भी यहाँ पर कारोबार काफ़ी फ़रोग पा रहा है। चूज़ों की अफजाइश में हैचरीज का अहम किरदार है। जदीद मशीनों और तरीक़ों के ज़रिए सिर्फ 3 हफ्तों के दौरान हज़ारों चूज़े पैदा हो जाते हैं। हरी पर्वत फोर्ट मखदूम साहिब वाक़े हैचरी फार्म में तैनात माहिरीन का इस पूरे अमल की निगरानी में वो करते हैं और यहाँ पर तैयार चूज़ों को कश्मीर के दीगर अजला में भेजा जाता है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को रोज़गार फराहम हो रहा है। पोल्ट्री चलाना चाहता हो उसको 20 रुपए में एक चूज़ा मिलता है, डे ओल्ड चिक। तो वो बैकयार्ड फार्म में लगभग 20-25 चूज़े लेते हैं। उनको साल भर अंडे खुद निकलते हैं। उनको कभी मुर्गा खाना तो अपना घर से मुर्गा मिलता है, अंडे खुद मिलते हैं, तो इसलिए उनका भी रोज़गार चलता है। गरीबों का भी रोज़गार भी इस पर चलता है। वो अंडे बेचते हैं, मुर्गे बेचते हैं। तो अच्छी तरह से हैचरी को सेटअप किया जाए, चाहे प्राइवेट जोन्स में किया जाए या जिस तरह से हम करते हैं, तो अच्छा खासा मुनाफा एक आदमी को मिल सकता है, जो कि फिर अपनी चूज़े अंडों को वो फिर दूसरे लोगों को वो चूज़े वो बेच भी सकता है, जिससे कि उसका अच्छा सा कारोबार भी चल सकता है और साथ में बहुत से लोगों को भी इसके साथ वो शरीक कर सकता है, जिनको वो इसके बदौलत रोज़गार दे सकता है। कुछ वजह हो गया कि कोविड की वजह से यहाँ 2-3 महीने से आम लोग नहीं आते हैं। हाँ, अलबत्ता प्रोडक्शन होती है, लेकिन वो प्रोडक्शन दूसरे डिस्ट्रिक्टों में होती है और जहाँ पर यहाँ पर अपना ये खुद भी पाल पोसते हैं तो उनको अपने भी के लिए भी होता है वो। उधर एनिमल हस्बेंड्री के हवाले से खबर है कि महकमे की आर्जी मुलाजिम एसोसिएशन को एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में जम कर दिया गया है। कैजुअल लेबर एसोसिएशन ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। उधर EGAC ने भी इसे अच्छी पहल करार देते हुए कहा है कि एसोसिएशन महकमे के आर्जी मुलाजमीन के हक़ में पूरी शिद्दत के साथ आवाज़ बुलंद करेगी। EGAC सदर का कहना है कि आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली और उनकी बकायजात की अदायगी के लिए एसोसिएशन अपना जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारी वायबल एक यूनिट था एनिमल हस्बेंड्री का, जिसकी क़यादत इस वक्त करते हैं नायक असलम साहब और इनके जनरल सेक्रेटरी है जगदीर साहब। इन्होंने आज हमारे साथ एफिलिएशन की है। हमने इनके EJ की तरफ से, EJ की पूरी क़यादत की तरफ से ये पूरा कोरम का फ़ैसला है और हमने इनको अपने साथ एफिलिएट किया है। इनके जो मसाइल आज से होंगे उनकी क़यादत अब जो भी इनके मसले होंगे उसके लिए EJ भी इनके साथ शान बशाना जद्दोजहद करेगी। यही आज प्रोग्राम था। इंशाल्लाह हम शुक्रगुजार है EJ के
क्योंकि उन्होंने हमें अपने साथ लिया है, क्योंकि जो भी मसला हमारा होगा, क्योंकि ईजा के प्रेसिडेंट ने बोला, एसोसिएशन बोला, क्योंकि जो भी आपका मसला होगा वो हम इंशाल्लाह ज़रूर हल करेंगे। वादी जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के लिए सरकार कई तरह की कोशिशों में लगी हुई है और इसी सिमत में महकमा सयाहत से जुड़े हुए लोगों, हाउस बोट मालिकान और कश्मीरी ताजिरों से बातचीत की गई। एक रिपोर्ट। सयाहत को जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लिहाजा वादी जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के लिए हुकूमत की जानिब से कई इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसी सिमत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सयाहत को फरोग देने के मकसद से सयाहत के शोबे से जुड़े लोगों, हाउस बोट मालिकान और कश्मीरी ताजिरों से इस सिलसिले में बातचीत की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक वादी कश्मीर का महकमा सयाहत पूरी तरह से मुतासिर हुआ है। इससे टूरिज्म को बेहद नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसे में एलजी ने टूरिज्म को अब तक हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए उनके अराकीन के साथ मीटिंग की और उन्हें नुकसान की भरपाई करने की यकीन दहानी कराई। कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद का कहना है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग की और उन्हें बताया कि टूरिज्म को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके लिए उन्होंने एक डाटा असेसमेंट भी तैयार किया है और एलजी को रिपोर्ट सौंप दी है। अब उन्हें उम्मीद है कि अब तक हुए टूरिज्म को नुकसान की भरपाई की जाएगी। गवर्नर साहब जी की हमारी भी मीटिंग हुई है और उसके बाद गवर्नर के मुशीर जनाब के शर्मा साहब जी मीटिंग हुई। वहाँ पर फाइनेंशियल कमिश्नर भी थे और टूरिज़म सेक्रेटरी भी थे और इंडस्ट्री के मिस्टर शाह साहब भी थे। तो हमने पूरा असेसमेंट उनको दे दिया है कि हमारा नुकसान कितना हुआ है और आने वाले 21 तक हमें लगता है कि सीज़न नहीं शुरू होने वाला है। इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमारे फाइनेंशियल पैकेज का जल्द से जल्द ऐलान करें ताकि हम भी आगे तैयारी रखें टूरिज़्म को रिवाइव करने के लिए और उनको यहाँ दावत देने के लिए। हाउस बोट मालिकान का कहना है कि हाउस बोटों की मरम्मत पिछले कई सालों से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से करोड़ों की इस सनत को काफी नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। हाउस बोट मालिकान का मानना है कि अब उन्हें उम्मीद है कि नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के आने के बाद अब तक हुए नुकसान का जायजा लिया जाएगा और इसके बाद इसकी भरपाई की जाएगी और साथ ही सरकार उनकी मदद भी करेगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोऑपरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो बायोडाइजेस्टर हो, चाहे वो रीअलाइनमेंट हो, चाहे और कुछ भी हो। हम उस बात के लिए हमेशा इनके साथ तैयार रहते हैं, कोऑपरेटिव रहते हैं। लेकिन हमारी तरफ हुकाम की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये बदकिस्मती की बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कश्मीरी सयाहत से जुड़े कारोबारी और शिकारा वालों को एक ही उम्मीद थी कि वादी जम्मू कश्मीर में कसीर तादाद में सयाह आएंगे, जिससे उनकी रोटी रोजी में इजाफा होगा। लेकिन कोरोना वबा के सबब टूरिज्म की कमर टूटने से इससे जुड़े लोगों का बुरा हाल है। मशहूर डल झील सन्नाटे में तब्दील हो चुकी है, जहां पर खाली पड़े शिकारे अपनी दास्तान खुद बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीरी ज़ाफ़रान की सनअत को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफ़रान ट्रेडिंग सेंटर के नाम से ई ऑक्शन सेंटर कायम किया है और इसके तहत आला क्वालिटी के कश्मीरी ज़ाफ़रान को कौमी और बैनुल अक़वामी मार्केट तक पहुंचाने के लिए इसमें मदद मिलेगी। इस पर G1 यानी कि ग्रेड 1 का टैग लगा होगा और इसके ज़रिए सार्फिन को खालिस कश्मीरी ज़ाफ़रान हासिल हो सकेगा। ये ऑक्शन के ज़रिए कारोबारियों और किसानों को बिचौलियों से निजात मिलेगी। वाज़ेह हो कि किसानों और कारोबारियों के दरमियान राब्ता का काम करने वाले बिचौलिए आमतौर पर कम कीमत में सौदा करके कारोबारियों को ज़्यादा कीमत पर बेचा करते थे। लेबोरेटरी में जांच के बाद ज़ाफ़रान की पैकिंग की मखसूस कोडिंग की जाती है ताकि आसानी से इसकी शनाख्त की जा सके।
एक चीज़ है इसमें, जैसे फार्मर्स भी हमने पीछे ट्रायल्स किए हैं यहाँ पर, फार्मर्स को बहुत फ़ायदा आया यहाँ। सबसे पहले यहाँ उन्होंने ड्राई भी किया। सबसे पहले हमने उनको यहाँ पर जो सैफरान है उसके टेस्ट दिए, जैसे क्रोसिन है, पिकोक्रोसिन है, सैफरान है, जो 3 कंटेंट इसमें होते हैं। सबसे मेन चीज़ जो है अडल्ट रन्स अगर हो जाएंगे, जैसे ये कोई जैसे मक्के का वो ले जाते हैं उस पर करते हैं, मतलब इन शॉर्ट के हम यहाँ पर उनको सर्टिफिकेट्स दे देंगे जो वर्ल्ड वाइज वो जो जहाँ पर भी जा सकते हैं वो वहाँ पर अपना सैफरान दे सकते हैं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत रेसाई जिले के दूरदराज के इलाके अब भी अहम रास्तों से जुड़ गए हैं और इसके तहत माहौर सब डिवीजन के बालाई इलाकों में इस वक्त दर्जनों रास्ते सड़क की तामीर का काम चल रहा है। एक दहाके कबल तक माहौर को रेसाई से जोड़ने के लिए सिर्फ एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन आज पीएमजीएसवाई के तहत 40 सड़कें तामीर हो रही है। इनमें से एक है कुंदरधन से मामनकोट तक जाने वाली 27 किलोमीटर लंबी सड़क, जो कि इसमें शामिल है। इस सड़क की तामीर से आसपास के 13 गांवों के कम से कम 20,000 लोगों को फायदा होगा। मेरा यही कहना है, गवर्नमेंट ने बड़ी सहूलियत दी है। इस रोड की वजह से बड़ी फैसिलिटी लोगों को मिली है। तो पहले यहाँ दूर दराज इलाका था, कम से कम यहाँ 30 किलोमीटर दूर यहाँ से उठा के जाना पड़ता राशन। अब फैसिलिटी बहुत अच्छी हुई है, अब यहाँ से गाड़ियाँ भी पीछे जाती हैं। बहुत अच्छे से मिल रहा है सर। एक तो जो मजदूरी करेगा वो पैसा भी मिल रहा है, गाड़ी भी वहीं घर पे पहुँच रहा है, राशन भी वहीं पहुँच रहा है, हर चीज़। दिक्कत तो किसी चीज़ की, यहाँ कोई बीमारी अगर हो जाएगा तो कम से कम 4-5 घंटे के अंदर तो आज सर जम्मू में पहुँचा सकते हैं। पहले तो 4 दिन रोड तक पहुंचने तक तो बंदा ही मर जाता था। सर यहाँ से कोई बीमार हो जाता, यहाँ पर जब उठाकर लाते थे बुद्धल तक, तब तक वो रास्ते मर जाते थे सर। निस्ब दुनिया रास्ते में मर जाती सर। यहाँ पर 4 पाइप पर उठाकर उसका बहुत मुसीबत थी। आज तो सर सहूलियत है सर, ये रोड बन रही है सर। ये कोटदान तक पहुँच गया और अभी शेरगढ़ी तक 1 महीना लगेगा, ये मामनकोट तक साल लगेगा सर। अब जो है इस रोड के आने से 4-5 गांव कनेक्ट हो चुके हैं। पहले यहाँ कुंडदान से होकर माजरा कुंड, फिर वहाँ से बेहड़, फिर शेरगढ़ी और उसके बाद मामनकोट कनेक्ट हो रहे हैं इस रोड की वजह से। पहले उनको सामान ले जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अब जो है गाड़ियाँ वाड़ियाँ जाएंगी तो उनको काफ़ी सारी सहूलियत मिल गई है। इसी रोड की जाने की वजह से जो है काफ़ी सारा सामान, अभी दुकानें भी खुल रही हैं पीछे, तो सामान वहीं तक जा रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ तक। आज गाँव में दुकानें हैं, डीलर हैं, स्टोर है और हर सुविधा है, हर गांव में गाड़ी जाती है। आज सब पक्के मकान बने हैं। आज वहाँ दुकानों में जो सामान इन्होंने सिटी से लेना था, राजौरी से लेना था, मेन मार्केट से लेना, आज वहाँ पहुँचा है और हर किस्म की फैसिलिटी जो इनको सिटी में मिलती थी वो वहाँ पहुँच गई। और जो माइग्रेशन थी लोगों की पहाड़ों से सिटी की तरफ और सिटी में कंजेशन हो गया था, वो आज की डेट में ख़त्म है। नेवा पुलवामा ब्लॉक ऑफिस पर स्टॉक सप्लाई ठेकेदारों ने बकायजात के मुतालबे को लेकर पुरजोर एहतजाज किया। उनका कहना है कि तरक्याती कामों पर उन्होंने अपने पास से जो रकम खर्च की है उन्हें आज तक उसका पेमेंट नहीं किया गया। ठेकेदारों ने एलजी की पुलवामा आमद पर उनसे मुलाकात की इजाज़त न मिलने से भी नाराज़गी का इजहार किया। मुजाहिरीन ने मौजूदा बीडीओ के ट्रांसफ़र का भी मुतालबा किया है। उनका कहना है कि बीडीओ ज़्यादातर वक्त दफ्तर से गैर हाजिर रहते हैं। कश्मीर में उर्दू के साथ साथ हिंदी, कश्मीरी, डोगरी और अंग्रेज़ी भी सरकारी ज़बान के ज़ुमरे में शामिल हो गई हैं और लोगों के मुतालबात पर ऑफिशियली लैंग्वेज बिल को मरकज़ी काबीना की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले के बाद मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में अब 5 सरकारी ज़बानें होंगी। वाज़ो की 370 से कबल जम्मू कश्मीर में सिर्फ उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल था। डोगरी ज़बान आइन की 8वीं लिस्ट में शामिल थी। मंजूरी के बाद हुकूमत मानसून सेशन में इसके मुतालिक बिल पेश करेगी। We have decided to introduce in Parliament Jammu and Kashmir Official Languages Bill 2020, in which 5 languages, Urdu, Kashmiri, Dogri, Hindi and English, will be the official languages. This has been done based on the demand by the people.
और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। फारूक, आर्टिकल 370 के बाद से जब से मनसूख हुई है उसके बाद से तमाम तब्दीलियां हम कश्मीर में देख रहे हैं। अब जो तब्दीली है उसको लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखें तो 5 अलग अलग ज़ुबानों को इस ज़ुमरे में शामिल किया गया है, सरकारी ज़बान के ज़ुमरे में शामिल किया गया है, जिसमें हिंदी, कश्मीरी, डोगरी और अंग्रेज़ी भी सरकारी ज़बान के ज़ुमरे में शामिल हो गई है। लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है इस पर? से लगातार हम देख रहे थे कि पिछले कई सालों से कश्मीरी लैंग्वेज जो है यहाँ पर पढ़ाई जाती थी स्कूलों में। हालांकि उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जा रहा था, जिस पर जो कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर है उन्होंने कई प्रयास किए, कई मीटिंगें की। हालांकि यहाँ की सरकार जो है कश्मीरी लैंग्वेज के खिलाफ प्रदर्शन भी कई बार हुए हैं कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, लेकिन लगातार पिछले 10-12 सालों से जो मांग थी वो आज पूरी हो गई, क्योंकि लगातार ये मांग चल रही थी कि कश्मीरी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया जाए और यहाँ के सिलेबस में वो शामिल की जाए। जब जो शिक्षा शुरू हो जाती है तो उसमें बच्चों को कश्मीरी लैंग्वेज जो है जरूरी सब्जेक्ट बनाया जाए। तो मुझे लगता है एक तरफ जैसे कि कल्चरल एकेडमी के जो आला अधिकारियों के साथ साथ जो यहाँ के अदब से जुड़े हुए लोग हैं या फिर कलमकार हैं, अदीब हैं, उनका हमेशा यही कहीं पर जोर रहा है कि कश्मीरी लैंग्वेज जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मज़ीद अपडेट के लिए फारूक वानी आपका। उधमपुर में कुदरती आबी वसाइल के इस्तेमाल से किसानों को खासा फायदा हो रहा है। बालाई इलाकों में सिंचाई के इस तरीके को कूल्स कहा जाता है। बाउली नदियों और दूसरी जगहों पर जमा पानियों को खासा रास्ता बनाकर खेतों तक पहुंचाया जाता है और उधमपुर के देही इलाकों में इस वक्त में कम से कम 50 ऐसे कुल्स हैं जहां सूखे मौसम में इसका पानी बेहद करामद साबित होता है। आमतौर पर यह इलाका मक्के की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन सिंचाई का बेहतर इंतजाम होने से यहां अब धान, चावल और सब्जियां भी खासी मिकदार में पैदा हो रही है। इसकी वजह से किसानों की आमदनी में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। जहाँ जो हमारा जो एक कैनल का प्रोजेक्ट जो चला हुआ था, ये हमने हमारे सरपंच साहब ने अपने फंड्स में इससे देकर मतलब थोड़ा सा कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें से तकरीबन 100-150 फैमिली को बेनिफिट हुआ है। और हम चाहते हैं कि जो इससे जो पीछे का एरिया है तकरीबन 3-4 किलोमीटर एरिया जो है वो भी कवर हो, ताकि जो पीछे के जिम्मेदार किसान लोग हैं उनको भी बेनिफिट हो। और जहाँ का एरिया जो था बहुत इरीगेटेड एरिया था और जहाँ के लोगों को बहुत परेशानी आती थी। गर्मी के मौसम में पानी नहीं होता था खेतों में जाने के लिए, लेकिन हमने नहर का प्रारंभ किया, नहर बनाई। उससे क्या हुआ कि लोगों को कम से कम 100-150 फैमिली को इससे बेनिफिट मिला है। तो हम चाहते हैं कि और नहरें बने, हमारे लोगों को जो हमारी फसल ठीक हो, हमारी फसल को उन्नति मिले और किसानों को जो है उनकी फसल ठीक ढंग से तैयार कर सकें। आपको पता है कि उधमपुर बेसिकली जो है हिली एरिया था और यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पानी था हमारा, जो बाउलीज का पानी, स्प्रिंग्स का पानी या नेचुरल रेन वाटर है, वो नीचे दरिया में जाके ज़्यादातर तवी में जाके आगे निकल जाता था और इसकी प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाती थी। इरीगेशन क्रूल्स जो 50 से ऊपर हमारी यहाँ बन रही हैं, उनके बनने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हमारी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर्टिकुलरली राइस और वेजिटेबल्स एडिशन हो गया। प्रीवियसली जैसे मुझे यहाँ से पता चला कि पहले यहाँ पे ज़्यादा मक्की और बाजरा, ठीक है, वगैरह यहाँ पे लगाया करते थे, पर जैसे ही हमारे इरिगेशन कूल्स ने बननी स्टार्ट हुई, इरिगेशन आगे प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया हमने, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ राइस और वेजिटेबल्स। कोरोना के सबब इस दफ़ा गणपति का त्यौहार बेहद सादगी से मनाया गया। पुंछ में विसर्जन का अमल सादगी से अंजाम पाया। 10 दिनों तक लोगों ने पूरी अकीदत के साथ पावर हाउस में स्थापित किए गए सबसे बड़े गणपति के सामने हाजिर होकर उनकी पूजा अर्चना की। विसर्जन में भी महदूद तादाद में ही लोगों ने शिरकत की। वैदिक मंत्रों के बाद गणपति की मूर्ति को पुलस्त नदी में गरकाब किया गया। आमतौर पर विसर्जन की तकरीब काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। बैंड बाजों के साथ गणपति को नदी तक लाया जाता है, लेकिन इंतजामिया की एडवाइजरी के तहत विसर्जन के जुलूस में कम लोग ही शामिल हुए।
कंटेनमेंट जोन हो या रेड जोन हो, वहाँ पर 50% सैम्पलिंग मस्ट होती है। तो वहाँ पे लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, मेडिकल टीम के साथ आ नहीं रहे थे, उनको मान नहीं रहे थे। तो इस सिलसिले में हम आज एसपी साहब भी मेरे साथ थे, हम खुद आए और बमदूरा और दूसरे 1-2 एरिया में हम गए और लोगों को हमने मोटिवेट किया सैम्पलिंग के लिए 50% ताकि हो। उसमें कुछ लोगों ने काफ़ी रेसिस्ट किया हमारे साथ, तो उनके खिलाफ हमने FIR भी लॉन्च की और हमने एक फ़ाइन भी इम्पोज किए। और इंशाल्लाह ये जो हमारा ये जो कोशिश है जो रेड जोन में कंटेंट जोन में 50% सैम्पलिंग की, हम ये पूरा करेंगे और लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे मेडिकल टीम के साथ कोऑपरेट करें। सरहदी इलाके के लोग अभी तक पाकिस्तान की गोलीबारी से ही परेशान थे, लेकिन अब एक नई मुसीबत इन्हें घेर रही है, जहां पर पुंछ जिले के सरहदी इलाकों के करीब रहने वाले लोगों के लिए जंगली सुअर मुसीबत बनते जा रहे हैं। ये भी सरहद पार से आ रहे हैं। झुंड की शक्ल में आने वाले इन सुअरों से सबसे ज़्यादा परेशान किसान हैं। सरहदी गांव दिगवार, अजोट, खाड़ी, करमांडा, दलान गांव में सुअरों की वजह से मक्के और धान की तकरीबन 50% फसल बर्बाद हो चुकी है। महकमा जंगलात की तरफ से किसानों को जंगली सुअरों को भगाने के लिए आतिशगीर मादे यानी पटाखे वगैरह फराहम कराए गए हैं। पिछले 2-3 सालों से आप देखें कि एक बहुत बड़ी जो है वो बीमारी हमारे सर पर आ पड़ी है कि जो पाकिस्तान से जो सूअर हैं, बहुत सारे जंगली सूअर, वो इस तरफ जो सीमा के इस तरफ आ रहे हैं, वो हमारी फसल जो देखें आप मक्की की इस वक्त लगभग 60% जो फसल है बॉर्डर के आसपास के किसानों की वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट तक ये अपनी अपील पहुंचाना चाहते हैं कि हमने वाइल्ड लाइफ वालों को भी बहुत बार इस बारे में जो शिकायत है वो की है कि जो एक किसान है वो एक तो पहले ही गोलाबारी और जो पाकिस्तान के जो हालात हैं उनकी वजह से जो मारा हुआ है, उसके ऊपर एक जो ये नई बीमारी है इसके ऊपर आप कोई देखभाल करें या इसका कोई एक हल निकालें जिससे जो किसान की फसल है वो बच पाए, किसान जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए। तो कोई इधर महकमे वाले कोई नहीं आ रहे, तो हमने बहुत बोला है, इधर सरपंच साहब को बोला, सबको बोला, कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा है इसको। बहुत हमारा नुकसान कर दिए, मक्की शक्की तोड़ दी है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कोई हमारा कोई मदद करे। बहुत मक्की लोगों की दरिया में इधर बहुत हैं, इधर नीचे से सब तोड़ दी है मक्की। तो हमारी टीम में हम खुद जाते हैं, मैं हर जगह में सर्च करता हूँ। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ब्लैक बियर और जो ये सूर आ रहे हैं ये हमारे बॉर्डर एरिया से आ रहे हैं। तो हमें बहुत प्रॉब्लम पड़ती है क्योंकि बॉर्डर एरिया में LOC है, LOC के ये तार के नीचे से भी क्रॉस हो जाते हैं, इसलिए बहुत परेशानी हमें भी पड़ती है कि ट्रैकर इशू करते हैं। हमारा जो इलाका है ये बॉर्डर का इलाका है, इसमें क्रैकर की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत परेशानी पड़ती है। गांदरबल जिले में कोरोना के पेश नज़र डिक्लेयर किए गए रेड जोन में रैपिड एंटीजन टेस्ट का अमल बेहद मुस्तैदी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर शफाकत इकबाल ने आज रेड जोन डिक्लेयर किए गए इलाके बारामूला का दौरा कर हालात का जायजा लिया और उनके हमरा ADC फारूक अहमद भी रहे। इस मौके पर DC ने ADC दोनों ने आवाम से कोविड टेस्ट कराने की अपील की और बामलूरा के अलावा टहलीपुरा और पंडाश में भी कोविड टेस्ट कैंप लगाए गए। इस दौरान DC शफाकत इकबाल ने आम लोगों से मुलाकात की और लोगों से इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील की। कोविड टेस्ट न कराने और SOP की खिलाफ वर्जी पर 3 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। कंटेनमेंट जोन हो या रेड जोन हो, वहाँ पर 50% सैम्पलिंग मस्ट होती है। तो वहाँ पे लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, मेडिकल टीम के साथ आ नहीं रहे थे, उनको मान नहीं रहे थे। तो इस सिलसिले में हम आज SP साहब भी मेरे साथ थे, हम खुद आए और बमदूरा और दूसरे 1-2 एरिया में हम गए और लोगों को हमने मोटिवेट किया सैम्पलिंग के लिए 50% ताकि हो। उसमें कुछ लोगों ने काफ़ी रेसिस्ट किया हमारे साथ, तो उनके खिलाफ हमने FIR भी लॉन्च की और हमने एक फ़ाइन भी इम्पोज किए। और इंशाल्लाह ये जो हमारा ये जो कोशिश है जो रेड जोन में कंटेंट जोन में 50% सैम्पलिंग की, हम ये पूरा करेंगे और लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे मेडिकल टीम के साथ कोऑपरेट करें। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।